हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। दोस्तों हम लोग क्या है, बहुत सारे चार्टर एक्ट के वीडियोज़ हम देख चुके हैं। भाई मैं जितने भी वीडियोज़ ले हूँ ना, फुल यूपीएससी के लेवल की वीडियोज़ हैं। अगर आप इस यूपीएससी के किसी भी स्टेट पीसीएस को, किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम को, सीडीएस का हो, कोई सा भी लेवल हो, भैया मैं अच्छे लेवल्स के लिए ही ये वीडियोस बनाया हूँ। जितने भी अच्छे एग्ज़ाम्स आप उठाएंगे, जितने लेवल के एग्ज़ाम उठाएंगे, जब आप हमारी वीडियोज़ को पढ़ के उन टॉपिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो का कोई किसी का और टॉपिक का पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन किसी और टॉपिक का सॉल्व कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो सर आप कमेंट करेंगे, सर आपने तो बोला था कि आपका वीडियोज़ देख लिए तो हो जाएगा सब। ऐसा नहीं है। जिस टॉपिक का मेरा वीडियो देखोगे ना, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कर लोगे, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारे चार्टर एक्ट को देखा, तो प्लीज़ एक बार जाके यार ना, अगर सच्ची में रियली आप पढ़ना चाहते हो, अगर सीरियस बच्चे हो, तो मेरा मानो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मेरी प्लेलिस्ट को खंगालिए। आप शुरू से करके एक एक वीडियो को देखिए और एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपको लास्ट में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो इसी के साथ आज मैं कोई मोटिवेशन कोट नहीं बोलूँगा, मैं आज एक शायर बोलूँगा, ठीक है। तो क्या है कि इश्क पर जोर नहीं है ये आतिश, इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो दोस्तों इस प्रकार को आपको इश्क करना है भाई। इश्क वो इश्क नहीं करना है, इश्क अपने किताबों से करना है, अपने सिलेबस से करना है, ठीक है। ये इश्क इनसे करना है। मुझे पता है भाई, किताबें सबकी बच्चों की दुश्मन होती हैं, लेकिन अभी इश्क उन्हीं से ही करना है, क्योंकि जब तक आप इश्क नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको भैया आदत डाल लो, पढ़ने की आदत डाल लो, किताबों से मोहब्बत करने की आदत डाल लो, क्योंकि बिना इश्क में फना हुए कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं होने वाली हैं। तो इश्क मतलब क्या होता है भाई? एक तरफ से किसी के लिए पागलपन, समझते हैं आप? इश्क उसे बोलते हैं। किसी के प्यार में पड़ने का क्या मतलब भाई? उसके प्रति आप बिल्कुल पागलपन, आप बिल्कुल इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उसी को इश्क बोलते हैं। तो अपने किताबों के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति इतना आप पागलपन रखिए जो है उनके सिवा आपको कुछ सूझे भी ना। अगर इस प्रकार का पागलपन है तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा भारत परिषद अधिनियम 1892 पे आते हैं। हम लोग पिछले परिषद हमने देखा था, पिछली वीडियो में भारत परिषद अधिनियम 1861 देखा था, और आज हम उसी क्रम में देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है। तो मैंने जैसे कि सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है, क्योंकि भाई ये जो देखो परिषद अधिनियम है, या चार्टर एक्ट है, या फिर आप देखेंगे आगे भारत शासन अधिनियम। और कल तो मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहा हूँ, पार्लियामेंट्री सुधार, जो कि इसके बाद है कि भारत शासन अधिनियम 1909, मतलब अभी तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सुधार। तो वो भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। लेकिन इसलिए मैं सोचा था कि उस वीडियो को भी इसी में ला के कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता भाई, मुझे लगा कि पार्लियामेंट्री सुधार थोड़ा और हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो क्या है लंबी हो जाएगी अगर इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं सोचा चलिए ठीक है, जब इतना मैं सेपरेट वीडियो हर वीडियो लिया हूँ तो क्यों ना इसको अलग करते हूँ, उसको अलग करें, क्योंकि वो वीडियो लगभग मुझे लगता है जहाँ तक 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो पार्लियामेंट्री सुधार है, आप जानते हैं, तो वो लगभग 40 मिनट का बनेगा। तो इसलिए मैंने सोचा उसको हम लोग क्या सेपरेट वीडियो में लाते हैं, तो कल उसको अलग से लाऊंगा, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि ये आया क्यों। जैसा कि आपको पता होगा कि 1885 में, कितना 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, कांग्रेस स्थापना हो गई थी, ठीक है 1885 में। और ये बात कब की हो रही है? 1892, मीन्स आप देखें तो 7 साल के बाद की बात हो रही। तो भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों किया था अंग्रेजों ने, ये भी एक बात है, लेकिन ये इसको क्या है हम अभी डिटेल से नहीं देखेंगे, क्योंकि यार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अगर सब इतिहास यहीं पढ़ने लगेंगे फिर इतिहास में क्या पढ़ेंगे भाई, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि पॉलिटी देख रहे हैं यहाँ पर, तो सब यहाँ पर देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो भाई कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई थी, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ इस बारे में
कि अंग्रेज़ों को उस समय लग रहा था कि हम क्या है इनकी एक पार्टी बनवाते हैं, भारतीयों की एक पार्टी बनवाएंगे, वो क्या है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और उनको थोड़ा थोड़ा अपने शासन में हम लोग क्या है हक देंगे, मतलब अधिकार थोड़ा सा देंगे, तो भारतीय जनता क्या है खुश रहेगी और भारतीयों को ये मतलब मना ये रहे सहारा रहेगा कि हमारे नेता ही उनके साथ जाके कानून बनवाते हैं, तो उनको थोड़ा संतोष रहेगा, तो इससे क्रांति फैलने के चांस कम रहेंगे और हम और अच्छी तरीके से शासन अपना रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये एक उनका एक मूल उद्देश्य था। तो इसे तो भाई वो लोग सेफ्टी वाल्व बोलते थे कांग्रेस को कि भाई हमारे लिए सेफ्टी वाल्व का काम करेगी, जब भी हमारे ऊपर भारतीय कभी आक्रोशित होंगे तो हम इसको ये हथियार यूज कर दिए करेंगे कांग्रेस के, फिर कांग्रेस के नेता जाके बोलेंगे नहीं नहीं सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, अब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ करके हला भला कर देंगे, तो कोई चीज़ें जो है गड़बड़ नहीं होंगी, तो विद्रोह की स्थिति फिर से 1857 के विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी। तो कांग्रेस की स्थापना ये सोचकर उन लोगों ने किया था, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल उनके उल्टा कर दिया भाई। वो लोग इसको सेफ्टी वॉल बनाना चाहते थे और कांग्रेस ने बोला ना कि भैया नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि हम अपने ही लोगों का गला घोट दें, हमें तो भैया रियलिटी में हमें हक अधिकार चाहिए, मेरा तो चाहिए, हमें अगर सरकार में शासन दे रहे हो तो ठीक से दो। भाई ये क्या बात हुई कि आप जो है कानून नियम बना रहे सिर्फ वहाँ उस गृह में बैठा दिए कि भैया ये सिर्फ रसगुल्ला खा के बैठे रहिए आराम से, ये कौन सी बात हुई? अगर हमको आप साथ में ले रहे हैं तो हमारी बातों को मानना पड़ेगा, हमें भी वोटिंग राइट्स दो, हम भी उसमें मत देंगे अपना, अगर हमारा मत मतलब बहुमत में होता तभी आप कानून पास करिए, ऐसे थोड़ी नहीं मनमानी करके करेंगे। तो ये लोग क्या है प्रेशर बनाने लगे जो कांग्रेस के नेता थे, तो ये लोग सब सारी चीज़ें अपने हक मांगने लगे। इन्होंने पहला ये हक ये मांगा कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था। भाई क्यों आया था कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए, इनका ये मांग थी कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व आप बढ़ाइए जो है अपनी, जो कि मैंने देखा कि पिछले हम लोगों ने क्या देखा था कि कल भारत परिषद अधिनियम 1861 में हम लोगों ने देखा कि वहाँ के 6 से 12 लोगों की एक एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे उसमें। तो इन्होंने बोला कि और बढ़ाई 6 से 12, भाई इतने बड़े भारत में क्या 6 से 12 ही लोग हैं इंडिया में, और भी लोग, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन भाई थोड़ा बहुत सीट तो बढ़नी चाहिए ना भाई, बात इनकी जेन्युइन थी। तो एक सेकंड हम लोग देखते हैं कि पार्षद या सदस्यों की शक्तियों को बढ़ाना था। पार्षद मीन्स कौन थे? जो 6 से 12 सदस्यों को बढ़ाया गया था, एक्स्ट्रा सदस्य जो अतिरिक्त सदस्य नहीं बोलते हैं कि वो गैर सरकारी सदस्य थे, मीन्स वो सरकारी सदस्य नहीं थे, तो उन्हें को पार्षद भी बोलते थे। तो उनकी सदस्यों की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। बोल रहे थे भाई मैं बताएंगे, वो सिर्फ हम लोग क्या है अपने पपेट की तरह हमें बैठा लिया अपने वो मतलब हॉल में, और हमें कुछ बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही, हमें कुछ पावर ही नहीं दिया गया है, फिर भाई हम बैठ के करेंगे क्या वहाँ पर? सिर्फ जो है हम लोग वहाँ पर बैठ के सिर्फ नज़ारा देखेंगे, ये भाई तो कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो क्या हुआ? तो दूसरी बात ये थी शक्ति बढ़ानी थी सदस्यों की, और तीसरी बात थी भाई कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता जो है इनके ऊपर भारी पड़ रही थी अंग्रेजों के ऊपर। तो उन्हें लगा यार अगर नहीं देंगे ना तो अब उल्टा रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि ये इतने लोकप्रिय हो गए हैं भारतीयों में, अब ये लोग जो कहेंगे भारत की जनता वही करने वाली है। अगर ये लोग सिर्फ एक बार बोल दें कि भैया अब फिर से आज से ही क्रांति होगी, तो आज से ही क्रांति हो जाएगी। भाई आप देखेंगे जब इतने बड़े बड़े आंदोलन जो हुए, जैसे कांग्रेस के आंदोलन, भाई मतलब 1947 तक देखेंगे कि कौन सी मेन पार्टी? कांग्रेस ही तो थी। इसके पहले कहाँ बीजेपी वगैरह सब आई हुई है, इसके पहले सिर्फ कांग्रेस ही तो काम कर रही थी। तो सोचिए कितनी बड़ी पार्टी वो थी कांग्रेस, तो उसकी इतनी बढ़िया लोकप्रियता बढ़ चुकी थी जनता के बीच में, इतना इन लोगों ने विश्वास जीत लिया था कि अब ये जो लोग कहते वही होने वाला था। तो अंग्रेजों को भय लगने लगा कि अगर इनकी बातें हम नहीं मानेंगे ना तो भैया फिर से वो क्रांति हो जाएगी। बल्कि अब उनको तो ये गलती का एहसास होने लगा कि यार हम लोगों ने कांग्रेस बनाया क्यों था। तो ये सारी चीज़ें तो हम डिटेल में फिर इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका बना रहा हूँ। तो एक तो ये कारण हो गया कि उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी कि जो बोलते उसको तो भाई करना था इनको, मतलब उतना 100% नहीं, फिर भी 25, 50, 70% इतना तक तो उन्हें करना था, वरना क्या है भाई आंदोलन खड़े हो जाते। और तीसरी बात थी कि भारतीय जागरूक होने लगे थे। भाई अब जब ये लोग कांग्रेस लोग आए तो ये लोग क्या करने लगे कि अपना मीटिंग बनाते, बार बार जो है हर साल इनका एक अधिवेशन होता था, मतलब कांग्रेस का। ये अधिवेशन क्यों करते थे? अधिवेशन इसी के लिए करते थे कि भारतीयों को जागरूक बना सके, इसलिए अधिवेशन कभी मुंबई में करते, कभी कोलकाता में करते, कभी मद्रास में करते। तो इसी प्रकार क्यों करते थे हर जगह बदल बदल के, ताकि वहाँ की जनता को ये लोग क्या है जागरूक बना सकें कि ये भारत अपना है। भाई उस समय शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा कम था कि लोगों को ये तक नहीं पता था कि ये भारत है, हमारा देश है। उनको तो ये पता रहता था कि भारत हमारा नहीं है,
हम ही उल्टा आए लग रहा है अंग्रेज़ों की तरह। उनको ये नहीं पता था, उनको तो इतना नहीं पता हमारे भारत में कितने स्टेट है, हमारा क्षेत्रफल क्या है। भाई जब अनपढ़ गंवार हैं भाई लोग, और जब उनको इतनी मतलब जागरूकता उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर शिक्षा का स्तर इतना नहीं है, तो कैसे पता पाएंगे। न उसमें न्यूज़ मीडिया है, न आज तो भाई फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं फैलाने के लिए। एक आदमी बटन दाबता है, सारी चीज़ें खटाखट खट 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 पूरा फैल गई, और एक एक बच्चा जान गया कि भैया क्या हुआ देश में। लेकिन उसमें बताइए क्या दोस्तों, उसमें सारी चीज़ें थी क्या, क्या रेडियो था, क्या संचार व्यवस्थाएं थी, कोई क्या टिकटॉक चल रहा था, क्या वही व्हाट्सअप था, फेसबुक था, कुछ नहीं था ना। तो कैसे पहुँचे। और फिर अगर न्यूज़पेपर, सिर्फ उसमें न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर यार कौन रोज़ खरीदेगा, क्या उतनी उस समय इतनी बेरोज़गारी, इतनी गरीबी थी, और ये लोग आके और ज़्यादा ये हालत ख़राब कर दी थी। उस किसके पास टाइम था, किसके पास पैसा था कि वो लोग न्यूज़पेपर को ख़रीद के पढ़ेंगे। सिर्फ जो बड़े लोग थे वही लोग ये करते थे, खरीदते थे न्यूज़पेपर और पढ़ते थे। भाई गरीबों की बस की तो बात नहीं थी ये। तो ये कारण बना कि भारतीय जागरूक होने लगे। तो उन्हें भी अब लगा कि यार नहीं देश तो अपना ही, क्योंकि उन्हें पहले तो नहीं पता था कि ये देश अपना ही है। जब ये कांग्रेस पूरा प्रचार करने के लिए सारी चीज़ें उन्हें जागरूक करने लगी, तो भारतीय जनता जागरूक हो गई। तो उन्होंने और मांगे शुरू कर दी, नहीं आप लोग तो बहका रहे हैं मुझे, हम लोग को और शासन में अधिकार देना चाहिए, हिस्सा देना चाहिए। तो ये सारी माहौल जब बनी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें यार अब एक एक्ट लाना पड़ेगा ताकि ये इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। तो इसी संबंध में ये लोग क्या है, एक्ट लेकर आते हैं। तो दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं थे साथियों, इसमें 2-3 प्रावधान मुख्य हैं। तो हम पहला अगर प्रावधान देखें इसमें, तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हुआ। ठीक है, तो जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद देखें, हम लोग पीछे देखे थे कि कितना थी, 12 सदस्यों की, फिर एक्स्ट्रा आया कि 1861 में आया कि चलो भाई 6 से 12 और जोड़ लेते हैं हम लोग। तो भैया अगर कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, मतलब मेरी बातें, तो पिछला वीडियो देख कर आइए, क्योंकि अब मैं पिछले यार वीडियो फिर से थोड़ी ना पढ़ाऊँगा, एक ही चीज़ हर क्लास में पढ़ाता रहूँ, फिर आगे कैसे बढ़ूँगा ना। तो आप लोग पिछली वीडियो देख कर आइएगा जो नहीं देखे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, केंद्रीय तथा विधान परिषदों का विस्तार हुआ। इसमें पहले वाला सिस्टम क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले वाले सिस्टम में क्या होता था कि जैसे गवर्नर जनरल प्लस 5 लोग थे, जैसे कि 1861 में हम लोग देख चुके हैं। तो गवर्नर जनरल प्लस 5 ये क्या थे, मुख्य कार्यकारिणी थे। मीन्स यही लोग कानून को लागू करते थे, लागू करवाते थे। लेकिन जो एक्स्ट्रा 6 से 12 लोग के बीच में थे, जो अतिरिक्त सदस्य चुना जाता था, इन्हें गैर सरकारी सदस्य कहता था। और ये लोग क्या थे, सरकारी सदस्य थे। तो लोगों को अतिरिक्त सदस्य चुन सकता था, कौन चुन सकता था, तो ये गवर्नर जनरल जो था वो 6 से 12 लोगों, मतलब 6 तो मिनिमम था और 12 था मैक्सिमम, इतना सदस्य ये अतिरिक्त चुन सकता था। ये पहले का सिस्टम था। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, अब नई बात क्या हो गई इसमें +4 कर दिया। किस में +4 कर दिया गया, इसमें 6 से 12 वाले में। बोले इसकी लिमिट हम लोग बढ़ाते हैं, 4 कर देते हैं। तो 6 का 10 कर दिया और 12 का 16 कर दिया। तो मतलब +4 कर दिया इन लोगों ने। तो इसमें भाई क्या हो गया, जब +4 किया तो मीन्स पहले 6 लोग मिनिमम चुन सकता था गवर्नर जनरल, अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त में भारतीय ही चुने जाते थे लगभग। और पहले तो ये कंडीशन था कि भाई आधा तो भारतीय ही चुनने हैं। तो इसमें अगर जैसे मान लो गवर्नर जनरल 6 चुना तो 3 भारतीयों को चुनना था। जैसे कि हम लोगों ने पीछे कल देखा था कि वहाँ पर 3 भारतीय चुने गए थे। कौन कौन चुना गया था कमेंट में ज़रा बताना भाई, तो मुझे पता चला गया कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अतिरिक्त लोगों में ये पहले कंपलसरी था कि आधे लोग को चुना जाए जो भारतीय होना चाहिए। तो अब क्या हो गया, इस एक्ट में क्या हुआ, बस ये 6 से 12 थे तो इसे 4 बढ़ा दिए, 10 से 16 कर दिए कि मीन्स मिनिमम 10 लोग होंगे और मैक्सिमम 16 लोग। तो अतिरिक्त पद बना सकता है गवर्नर जनरल, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। बोले भाई इतना तो बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कम हो जाएंगे। बोले कि आप लोग क्या है इसमें जैसे 10 से 16 हो गए, तो बोले ऐसा चुनो कि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहे। एक तो ऑलरेडी इनकी ये कार्यकारिणी थी, तो यहाँ पर तो सेम है कार्यकारिणी, अब भी यहाँ पर सेम है इनकी, गवर्नर जनरल +5 लोग यहाँ भी हैं। ठीक है, और +4 अब बढ़ा दिए गए हैं इसमें, मतलब ये 6 से 12 थे तो अब 10 से 16 कर दिए गए हैं। तो इसमें जो है गवर्नर जनरल चुनेगा, लेकिन सबसे पहले अब वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करेगा, आप इनके ऊपर वो छोड़ दिए गवर्नर जनरल कि आप लोग बताइए किसको किसको हमें इसमें डालना है अतिरिक्त सदस्य में। तो यहाँ पर चुनने वाले कौन कौन थे, जैसे कि विश्वविद्यालय के लोग बताते थे कि आप ये आदमी को रखिए जो है इसमें, नगर पालिका के लोग बता सकते थे, जमींदार लोग बताते थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भाई एक संस्था थी, बस इतना भी समझ लो। हम लोग क्या है डिटेल से देखेंगे इतिहास में।
आप देख रहे होंगे यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सब भाई अंग्रेजों के चाटुकार हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय उसमें चल रहा है, वहाँ पे प्रिंसिपल जो है इंग्लिश अंग्रेजी भाई साहब हैं प्रिंसिपल कोई इस कॉलेज का, तो वो कोई बता दे, कोई आदमी बताए, चलो जो हमारे तलवे चाटता हो हम उसका एक नाम नॉमिनेट करते हैं। वेरी गुड। और ऐसे नगर पालिका में भाई लॉबी चल रही है, उसने बोला भाई हम भी क्या है, चलिए हमको 2 सीट मिली, हम बताते हैं कि फला फला आदमी को ले लो क्योंकि इसने हमें घूस अच्छे से दिया है, और भैया जॉन हैरी आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है। बोले वेरी गुड बेटा। और जमींदार को जानते भाई, ये तो भाई अंग्रेजों के चाटुकार तो थे ही आराम से, ठीक है। यही लोग तो शोषण करते थे भाई, अंग्रेजों और किसानों के बीच में कड़ी कौन बनता था, जमींदार ही तो बनते थे। ये उनका गए लगान से अच्छे से वसूल रहे हैं, मार मार के कोड़े से, और बढ़िया से अंग्रेजों को कुछ दे रहे हैं, कुछ अपना पेट भर रहे हैं। तो ये तो जमींदार ठहरे, ये तो भैया पक्के चाटुकार अंग्रेजों के, तो इनको सौंप दिया गया। फिर बंगाल ऑफ चैम्बर्स, ये भी भैया साहूकारों की एक वैसी थी, मतलब संस्था थी। तो देख रहे सब चाटुकार लोग हैं, वो चुन रहे हैं, किसको चुन रहे हैं कि भैया यहाँ पर अतिरिक्त प्रतिनिधि कौन बनेंगे। मीन्स यहाँ पर टोटल मिला जुला के अंग्रेज ही रहेंगे, बात ये हो गई, मतलब भारतीय ही रहेंगे, लेकिन उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो चाटुकारिता करते हैं अंग्रेजों की। तो ये बातें रही हैं, ठीक है। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या है, 1-2 प्रावधान और है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या है, अब अगले प्रावधान को देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है। एक दूसरा इसमें प्रावधान ये है कि सदस्यों की शक्तियाँ बढ़ा दी गई जो सीमित थी, कि भैया अब क्या है, सदस्यों की शक्ति थोड़ी सी बढ़ाई गई। जैसे कि देखा था आपने, ये भी तो मांग हुई थी कि सदस्यों की क्या है, शक्तियाँ बढ़ाई गई। सिर्फ हमें सिर्फ बैठा के वहाँ पर टट्टू की तरह बैठा दिए, कुछ करवाओगे यार, कि वहाँ पर आए तमाशा देखने की, मूवी की थिएटर लगी है, वहाँ पर बढ़िया से बैठ के देख रहे हैं बस। तो भाई नहीं देते हैं शक्तियाँ, कुछ देते हैं। तो शक्तियाँ उसमें दी गई, वो भी ना के बराबर थी, लेकिन हाँ दी गई, नाम का तो दी गई भाई। तो पहली शक्ति क्या दी गई कि बजट पर बहस कर सकते हो। बहस मीन्स तुम बहस करो, सिर्फ बकबकाओ सिर्फ बजट पर, अरे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, सो ये ख़राब है, वो ख़राब है, इतना पैसा क्यों कम दे रहे हैं इस काम के लिए, भाई इसमें भी तो ज़्यादा देना चाहिए, चलिए किसानों का थोड़ा टैक्स माफ़ करते हैं, ये वो सब बोल लिए। बोले हो गया पंडित जी, शास्त्री जी? बोले हाँ सर हो गया जो है। अच्छा घर पहुंचा दे, एक बोरा चावल पहुंचा दे घर में, एक बोरा पैसा भी। अरे फिर वहाँ से क्या, ख़त्म करिए सब, जो जैसा मन आप करिए हैं। हो गया ना, हो गया बजट बहस, यही था बहस। और वित्तीय मामलों पर बहस, वो भी वैसे था, चलिए भाई पैसे का मामला था। और तीसरी बात इन्हें कौन सा अधिकार मिला, देखिए दो अधिकार मिले, ये ध्यान रखिएगा, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है कि बजट पर सबसे पहले बहस करने का अधिकार किस एक्ट में मिला, तो वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में मिला, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात थी कि वित्तीय मामलों पर बहस करने का अधिकार कब मिला, तो यही मिला था। और तीसरी बात थी प्रश्न पूछ सकते थे, बट किस मामले पर प्रश्न पूछ सकते थे ये लोग, अगर मामला सार्वजनिक हित का हुआ, मतलब जैसे गांव में नाली बनानी है, तो बोले भैया और भाई विष्णु पंडित बताइए गांव में नाली बन जाए, तो बोलेंगे क्यों नहीं सरकार, बन जाए, बहुत अच्छा है, नाली बन जाएगी। बोले क्या करेंगे नाले, नाले में जो है शूद्र लोग नहाएंगे अच्छे से, और क्या करेंगे। तो वहाँ भी उनकी यही मानसेट रहता था। तो बोले ठीक है यार, तो यही सार्वजनिक मामला था। जो सार्वजनिक मामला, जो पब्लिक मामला होता है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये लोग प्रश्न पूछ सकते थे, और उस ऐसे निजी मामले में नहीं। बट इसमें भी कंडीशन ये थी, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। बोले पूछ रहे हैं विष्णु सर, अरे ज़्यादा ही बोल रहे कुछ हैं, ज़्यादा ही बोल रहे, चल बैठ जा बेटा बैठ जा। तुरंत ऐसे बैठ गए टट्टू की तरह हैं, हो गया भाई, सरकार उत्तर देने के लिए बाद में नहीं बोले चल नहीं देता उत्तर, भग बैठ जा, आराम से बैठ गए। और यहाँ पर पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। मीन्स पूरक प्रश्न क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ बोला मैं फिर तुरंत उस पर पूछ दूँ, फिर आपने बोला फिर मैं तुरंत उस पर पूछ, जैसे मैंने पूछ लिया कि चलो भाई, जैसे अंग्रेजों से मैंने पूछा कि आप इस समय किसानों से कितना टैक्स लेना, जैसे इन्होंने बोला कि 80% टैक्स ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई 70% से काम तो चल जाता, तो 80 क्यों ले रहे हो। तो ये जो मैं अगला क्वेश्चन किया ना, ये करने का अधिकार नहीं था। अगर उन्होंने सिर्फ आपने एक बार पूछा कितना टैक्स ले रहे हो, तो उन्होंने बताया कि 80% ले रहे हैं, बस बात को यहीं एंड कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। और अब हम लोग क्या है, सारी चीज़ देख चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कमियां क्या थीं।
इस एक्ट में कमियाँ क्या थी। तो जैसा कि ये कमी तो आप यही देखते हैं कि बजट पर सिर्फ बहस करते थे, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ आप बकबकाइए। और एक दूसरी कमी आती कि पूरे प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ये आप देख लिए। अब यहाँ पर कुछ कमी हम देखेंगे, जैसे कि केवल 4 सीट, इतनी बड़ी जनसंख्या, भाई उपहास पद थी, सिर्फ 4 सीट आप बढ़ा रहे हैं। मैंने जैसे कि पीछे बताया कि भाई चलो कितना 10 से 16 सीट, सिर्फ यार पहले तो 6 से 10 सीट थी, तो आपने सिर्फ 4 सीट बढ़ाई। भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सिर्फ 4 सीट आपको सुझाई, बस 4 सीट में सब हो जाता है कंप्लीट, इतना ही कमी थी। तो क्या है इसकी, भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ 4 सीट बढ़ाना, यार एक मजाक है समझो, और क्या है भाई ना। तो ये एक कमी थी इस एक्ट की। और दूसरी कमी थी कि सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। हमेशा ये लोग सरकारी सदस्यों को बहुमत बना के रखते हैं, चाहे कितनी भी सीट बढ़ा दे उसमें एक शर्त लगा देते हैं कि भाई सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। सरकारी सदस्यों का बहुमत की कौन था भाई, सरकारी सदस्य कौन होते थे, उसमें सिर्फ अंग्रेज लोग होते थे। और इनको बहुमत क्यों रखते थे ये लोग, ताकि कोई भी बिल आए तो फटाक से पास कर दिया जाए। जब अगर सब लोग अंग्रेजी ही हैं यार, अगर कोई बिल आएगा और उन लोग का पहले से ही बहुमत है, तो बताइए कोई बिल रुकेगा तुरंत। जैसे मान लीजिए कि 20 वोटिंग चाहिए किसी बिल को पास होने के लिए, अब उसमें से ये बताइए जो है 15 लोग अंग्रेज ही हैं और 5 लोग सिर्फ भारतीय, वो बिल रुकेगा बताइए। 15 लोग वोटिंग कर रहे हैं, जब 15 वोटिंग उसको मिल गई है, बिल कैसे रुकेगा। तो वो लोग क्या, ये इस एक्ट की एक कमी ये भी थी कि सरकारी सदस्यों का हमेशा बहुमत बना रहता था उनके विधान परिषद में। और तीसरी कमी थी कि प्रतिवर्ष 13 बैठक 1909 तक, भाई 1892 से 1909 तक देखेंगे आप, मीन्स 11 साल, मतलब 8 उधर देखें और 9 इधर, 17 साल। 17 साल में प्रतिवर्ष के हिसाब से ऑन एन एवरेज सिर्फ 13 बैठक होती थी। भाई ये कौन सी मीटिंग है यार, साल में 365 दिन होते हैं, आप 365 दिन में सिर्फ 13 दिन बैठक कर रहे हैं, कितना सीरियस है भारत के लिए। इसी पता चल रहा है 13 दिन कौन बैठता है भाई। अगर आज की हमारी संसद भी है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि भाई इतना दिन संसद को भी बैठना रहता है, कि 3 महीने बैठे, 4 महीने, उनके भी लिए रूल्स है कि चलिए 3-3 सत्र ये लोग चलाते हैं कि भाई मानसून सत्र चलेगा, बजट सत्र चलेगा, ठीक है, फिर शीतकालीन सत्र चलेगा। तो यहाँ भी तो सत्र है कि नहीं, यहाँ पर इतनी बैठकें पूरी करनी है, लेकिन इनके यहाँ कोई रूल नहीं, सिर्फ 13 बैठकें हो रही मज़े से, वो भी कई बार तो पता लग 2 ही बैठक हो, 5 ही बैठक हो रही है साल में। तो यार बताओ, इस प्रकार का एवरेज चल रहा है 13 बैठक, एक कमी इसकी ये भी थी। और एक कमी ये थी कि जैसे कि अगर आपको प्रश्न पूछना है तो 6 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। भाई अगर आपको एक तो यार प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार बाध्य भी नहीं उल्टा, और दूसरी बात आप प्रश्न पूछने से पहले 6 दिन पहले बता दें कि भैया हम आ रहे हैं, ये प्रश्न उस दिन पूछेंगे, ज़रा लिख के रख लो। पता नहीं कौन से इतना टफ प्रश्न पूछने वाले हैं, इनके 6 दिन पहले ही बता दो, ताकि पहले से रेडी करके बैठे रहें। और नहीं भी रेडी हुए तो बोलेंगे हम उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं, नहीं देते उत्तर, जाओ। बोले वेरी गुड, उसको तुम लोग वैसे ही बुला लिए थे, फिर वही हाल है। तो ये हो गई कि 6 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती थी, ये सारी कमी हो गई थी। एक बात जो मुझे लगा कि सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस समय गवर्नमेंट की संरचना क्या थी, उस समय इस समय में कैसे गवर्नमेंट की संरचना थी। तो गवर्नमेंट की संरचना कुछ इस प्रकार थी कि एक गवर्नर जनरल था, उसके परिषद में 5 सदस्य थे, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी थी हमारे देश में, जो सारे पावर इन्हीं के हाथों में था। गवर्नर जनरल उसकी परिषद के हाथों में था, और ये लोग अपने मन से सरकारी सदस्यों का चुनाव करते थे। ये गवर्नर जनरल अपने आप से मनोनीत कर लेता था जिसको भी मन करता था। और ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं ना, जो यहाँ पर देखेंगे 10 से 16 सदस्यों को जो बढ़ाया गया है, उसी में भारतीयों को लिया जाता था गैर सरकारी सदस्यों में, और उसी में से कुछ सरकारी सदस्य ये लोग मनोनीत कर लेते थे, और जो बचते थे गैर सरकारी में, ये उसमें भी कुछ मनोनीत करता था ये गवर्नर जनरल, और जो बचता था वो निर्वाचित होता था। जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन निर्वाचित करते थे, कौन कौन मतलब अपनी सिफारिशें भेजते थे, ये चाटुकार लोग कि इनको ले लीजिए जो है। तो ये एक स्ट्रक्चर था उस समय गवर्नमेंट का भारत में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर क्लिस्टल हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, एक एक चीज़ आपको, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग कल ला रहे हैं पार्लियामेंट्री सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।